हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्श के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जारी करंट अफेयर वीडियो सीरीज में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा मार्च माह के तृतीय सप्ताह के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका पूरा का पूरा निःशुल्क पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन स्पर्श पीएससी एजुकेशन में अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि एक बहुत ही विशेष सूचकांक से संबंधित है, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। दोस्तों, सूचकांक से संबंधित सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों में से एक है जिसे हम क्या बोलते हैं, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है, इसमें हमको पूछा गया भारत किस स्थान पर है और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है 100वां, 105वां, 108वां या 125वां। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 125वां। हाल ही में जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है उसमें भारत का स्थान बताया गया है 125वां। चलिए अब इसके बारे में कुछ और डिटेल हम देख लेते हैं कि यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, शीर्ष स्थान प्राप्त करता देश कौन कौन से हैं। तो जैसा कि यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र के, है ना, तो यह जो सूचकांक है वो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और इस जारी सूचकांक में अगर हम बात करें कि शीर्ष स्थान किसका है, तो फिर से एक देश का नाम आप सभी सुने होंगे, फिनलैंड। ये शीर्ष स्थान पर है, मतलब कि विश्व का सबसे खुशहाल देश किसको बताया गया है, फिनलैंड को बताया गया है। और फिनलैंड लगातार 6वीं बार इस सूचकांक में अव्वल स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान प्राप्त करता देश की हम बात करें तो दूसरे स्थान पर आप याद रखेंगे डेनमार्क, तीसरे स्थान पर आप ध्यान रखेंगे स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इस सूचकांक के टॉप 3 कंट्रीज ये हैं। भारत की स्थिति के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि 2023 में जो सूचकांक जारी किया गया उसमें भारत का स्थान है 125वां। तो ये लीजिए 125वें स्थान पर आ गया कौन सा, भारत। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्ष 2022 में जो सूचकांक जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान था 136वां। क्या स्थान था भारत का, 136वां। तो पिछले वर्ष के सूचकांक के मुकाबले इस वर्ष अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति में 11 पायदान का सुधार रहा है ना, मतलब कि भारत जो है 11 रैंक और ऊपर चले गए हैं। थोड़ा सा प्रोग्रेस इसमें आपको दिखेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया इस प्रश्न में कि सबसे टॉप पे कौन है, फिनलैंड, जो कि विश्व का सबसे खुशहाल देश है। और भारत का इस सूचकांक में रैंकिंग क्या है, 125, 125वां। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है जो कि फिर से एक सूचकांक से रिलेटेड है। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया या इराक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। प्रश्न में क्या पूछा गया था, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो इस प्रश्न के उत्तर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन और कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान में स्थित खामा प्रेस के द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया है जिसे बोला गया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। और अफगानिस्तान इस सूचकांक में लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में शामिल है। ठीक है, तो इस तथ्य को आप ध्यान में रखिएगा। विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, फिनलैंड। और हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देश कौन सा है, अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस तथ्य को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मैत्री पाइपलाइन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसके बारे में अखबारों में आपने अवश्य ही पढ़ा होगा। ठीक है, मैत्री पाइपलाइन के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि भारत और किस देश के मध्य यह शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पे विकल्प में देखिए, विकल्प हैं भूटान, अरब, चीन और बांग्लादेश। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री पाइपलाइन का शुभारंभ किया गया है। अब ये मैत्री पाइपलाइन क्या है ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक यह ऊर्जा परियोजना है। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र की परियोजना है। ऊर्जा क्षेत्र की परियोजना है किसके किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। इस परियोजना के लंबाई की अगर हम बात करें, तो परियोजना की लंबाई है 131.5 किलोमीटर। ठीक है, और इस 131.5 किलोमीटर में से
लगभग आपका 95% हिस्सा बांग्लादेश में बनाया गया है। लगभग 125 किलोमीटर जो हिस्सा है इस परियोजना का वो कहाँ है? बांग्लादेश में। परियोजना की लागत की अगर हम बात करें तो परियोजना की कुल लागत है 377 करोड़ रुपए। कितनी है इसकी लागत? 377 करोड़ रुपए। और जो बांग्लादेश के क्षेत्र में इस परियोजना का कार्य किया गया है उसमें लागत आई है 285 करोड़ रुपए, जो भारत की ओर से सब्सिडी के तौर पे बांग्लादेश को दिए गए हैं। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच में एक ऊर्जा के क्षेत्र में नए संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई है, इसलिए परियोजना से संबंधित इन विशेष तथ्यों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है जो कि G20 से रिलेटेड है। भारत की अध्यक्षता में जारी G20 सम्मेलन में फूल उत्सव किस स्थान पर मनाया गया? ठीक है, G20 के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनसे संबंधित हर एक खबर पर आप अखबारों पर नजर बना के रखिए। जहां से जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ने से मिलता है वो सारे डेटा आप नोट करते हुए चलिए, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा G20। इसके बारे में और कुछ तथ्य हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर जानने के बाद में। चलिए वापस प्रश्न में आते हैं। भारत की अध्यक्षता में जारी G20 सम्मेलन में फूल उत्सव किस स्थान पर मनाया गया? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं गुवाहाटी, देहरादून, लखनऊ और नई दिल्ली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही G20 सम्मेलन का हाल ही में फूल उत्सव मनाया गया है। ठीक है, तो ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। चलिए G20 से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य पर हम चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में जैसे कि यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ है कि भारत की अध्यक्षता में G20 का सम्मेलन जारी है, तो हम देखते हैं संस्करण के बारे में। तो संस्करण आप ध्यान में रखिएगा। भारत जो है G20 देशों के 18वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कौन से सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? 18वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अध्यक्षता के बारे में अगर हम बात करें कि भारत कब से कब तक इस सम्मेलन का अध्यक्ष रहेगा, तो याद कीजिए भारत की अध्यक्षता शुरू हुई थी 1 दिसंबर 2022 से, और भारत जो है 30 नवंबर 2023 तक इस सम्मेलन का अध्यक्ष बना रहेगा। ठीक है, अगर हम भारत के शेरपा की बात करें कि भारत ने इस सम्मेलन के लिए अपना शेरपा किसे बनाया हुआ है, तो आप याद रखिएगा अमिताभ कांत जी का नाम। ठीक है, अमिताभ कांत भारत का शेरपा, इन्हें ही नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कि किस विषय पर भारत जो है G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, और ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय ध्यान में रखिएगा वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, विषय आप ध्यान में रखिएगा वसुधैव कुटुंबकम। या तो एक दूसरा नाम आपको और दिखाई दे सकता है, एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। ठीक है, एक कुटुंब के बाद में क्या ध्यान रखिएगा? एक भविष्य। ये लीजिए, ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, G20 से संबंधित ये सारे तथ्य आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? दोस्तों ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र से संबंधित है ना। और जब भी ऐसी कुछ घटनाएं होती है जिसमें किसी महिला का नाम प्रथम बार आता है, ठीक है, तो वो तथ्य अपने आप में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं शालिजा धामी, लेखरा सिंह, सुरेखा यादव या मिनीषा राजे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुरेखा यादव। ठीक है, ये नाम ध्यान में रखिएगा, सुरेखा यादव भारत की ही नहीं एशिया में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। और सुरेखा यादव महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। तो जब भी आप सुरेखा यादव का नाम सुने तो आपको ध्यान आना चाहिए कि यह वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट है। दोस्तों विकल्प में एक और इंपॉर्टेंट नाम है और इस नाम से अवश्य आप परिचित होंगे, नाम है शालिजा धामी, है ना, शालिजा धामी। ये इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड नाम है। ठीक है, भारतीय वायुसेना से। और हाल ही में ऐसा घटना हुआ है कि पहली बार किसी महिला अधिकारी को फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान सौंपी गई है ना, फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान सौंपी गई है। और यह कमान किसे सौंपी गई है? शालिजा धामी। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 6वां प्रश्न है जो कि एक रक्षा अभ्यास से संबंधित है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है?
ठीक है। तो दोस्तों युद्धाभ्यास के बारे में या अन्य रक्षा अभ्यास के बारे में यही पूछा जाता है कि यह जो अभ्यास है वो किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, या यह जो पर्टिकुलर अभ्यास है वो भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। तो इसी फॉर्मेट में यह हमारा प्रश्न है। हमने पूछा है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं कनाडा, इजराइल, इंडोनेशिया या सिंगापुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया जाता है। और हाल ही में वर्ष 2023 में यह अभ्यास, जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान के जोधपुर में। कौन कौन से देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? भारत और सिंगापुर। अभ्यास का क्या नाम है? बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस तथ्य को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जो कि एक अभ्यास से ही संबंधित है। सी ड्रैगन अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है, यहां पे 23 लिखा है, उसका मतलब होता है वर्ष 2023, ठीक है। तो पूरा प्रश्न होगा वर्ष 2023 में सी ड्रैगन अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया। और इस प्रश्न के लिए विकल्प आप देख पा रहे हैं, यूएसए, चीन, अरब और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, ठीक है। यह ध्यान में रखिएगा, यूएसए के द्वारा ही सी ड्रैगन युद्धाभ्यास जो है अभी आयोजित किया गया है। इसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सी मतलब कि क्या हो गया? पानी, ठीक है। और यहाँ पे देश क्या बताया गया? यूएसए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह जो अभ्यास है वो अमेरिकी नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया है। किनके द्वारा आयोजित किया गया है? अमेरिकी नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया है। और अगर हम बात करें कि इसमें और किन देशों ने भाग लिया, ठीक है, सामूहिक रूप से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है हमारा भारत, एक देश है कनाडा, ठीक है, एक देश है जापान और एक और देश है दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो अमेरिकी नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया अभ्यास जिसका नाम था सी ड्रैगन, उसमें अमेरिकी नौसेना के अलावा भारत, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया ने भी सामूहिक रूप से इस अभ्यास में भाग लिया। तो ये तथ्य आप अवश्य ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये रहा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है मिलेट्स। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल से। फिलहाल प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में, ठीक है, बजट 2023-24 में मिलेट को किस शब्द से संबोधित किया गया है? ठीक है, मिलेट्स को एक विशेष शब्द के साथ संबोधित किया गया था केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और यही हमारा प्रश्न है कि किस विशेष शब्द से मिलेट्स को संबोधित किया गया था। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं श्रीधन, श्रीहरि, श्री अन्न या श्रीफल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री अन्न, ठीक है। तो श्री अन्न कहकर किसे संबोधित किया गया है? मिलेट्स फसलों को श्री अन्न कहकर संबोधित किया गया है। यहाँ पे बात आ गई है किसकी? बजट 2023-24 की। तो आपको ध्यान में रखना है कि केंद्रीय बजट जो है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और वर्तमान स्थिति में भारत की जो वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमण जी। चलिए अब हम मिलेट्स के बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा मिलेट से संबंधित कि यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। क्या घोषित किया है? मिलेट ईयर। कहने का मतलब क्या होगा? मोटे अनाजों का वर्ष, ठीक है। मिलेट्स मिशन की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा मिलेट्स मिशन जो है वो लागू किया गया था सितंबर 2021 में। कब लागू किया गया था? ये सितंबर 2021 में। चलिए अब हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखते हैं कि मिलेट्स से संबंधित क्या क्या करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो छत्तीसगढ़ के संबंध में आप ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स मिशन जो है 10 जनवरी, कब चालू हुआ था? 10 जनवरी 2022 को। जैसे ही संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया कि आगामी जो हमारा वर्ष है 2023 उसे हम मोटे अनाजों के वर्ष के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे, मिलेट्स ईयर के रूप में मनाएंगे, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने नई रूपरेखा के साथ में मिलेट्स मिशन को 10 जनवरी 2022 को क्या किया? लॉन्च किया था। इसी क्रम में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और मिलेट संबंधी उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए मिलेट्स कैफे भी खोले गए, है ना। क्या खोले गए? मिलेट्स कैफे खोले गए। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे कहाँ खोला गया था? रायगढ़ में खोला गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे कहाँ खोला गया था? रायगढ़ में। और हाल ही में छत्तीसगढ़ का दूसरा मिलेट कैफे कहाँ खोला गया है? कोरबा में खोला गया है, ठीक है। उसके बाद एक चलता फिरता मिलेट कैफे भी खोला गया जिसे बोला गया मिलेट्स ऑन व्हील। क्या बोला गया? मिलेट्स ऑन व्हील। यह अपने आप में क्या है? चलता फिरता मिलेट कैफे है, ठीक है। तो यह जो खोला गया है वो खोला गया है रायगढ़ के खरसिया में। कहाँ खोला गया है ये? रायगढ़ के
खरसिया में। तो ये तथ्य भी आप अवश्य रूप से ध्यान में रखिएगा। चलिए, मिलेट से संबंधित ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आज के हमारे 9वें प्रश्न की ओर। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं भोपाल, नई दिल्ली, अमरावती या लखनऊ। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अगर आप रेगुलर करंट अफेयर अखबारों का अध्ययन करते होंगे तो आपको अवश्य पता होगा। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो जवाब आपको अभी पता चल जाएगा। संघाई सहयोग संगठन की युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन क्या है, कब इसकी स्थापना की हुई थी, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन, इसकी जो स्थापना है ये की गई थी वर्ष 2001 में। कब की गई थी? वर्ष 2001 में। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आप ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर है बीजिंग में। कहाँ है? बीजिंग में। ये लीजिए, चीन के बीजिंग में इसका क्या है? हेडक्वार्टर। स्टैटिक पोर्शन से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण संगठन है उनकी स्थापना कब हुई थी, उनका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है। तो उसी प्रकार से ये भी है संघाई सहयोग संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? चीन के बीजिंग में। स्थापना कब हुई थी इसकी? वर्ष 2001 में। तो ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास और अरविंद पनगड़िया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर भी हैं और इन्हें ही हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि यह सम्मान इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दिया गया है। शक्तिकांत दास जी की अगर हम बात करें तो वर्ष 2018 में इन्हें RBI का गवर्नर बनाया गया था और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें क्रम के गवर्नर बने थे। ठीक है, तो ये तथ्य आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि 25वें क्रम के गवर्नर कौन है? वर्तमान RBI के गवर्नर, जिनका नाम है शक्तिकांत दास जी। और कौन सा पुरस्कार इन्हें दिया गया है? गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। क्लियर है? चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें पुनः फीफा का अध्यक्ष चुना गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं सेप ब्लाटर, रॉबर्ट गुरेन, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा डेनियल वुल्फॉल और ऑप्शन नंबर डी में है जियानी इन्फेंटिनो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा जिन्हें फीफा के अध्यक्ष के तौर पे पुनः चुना गया है उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा जियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें अध्यक्ष पद पर पुनः चुना गया है और वर्ष 2027 तक ये फीफा के अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। ठीक है, फीफा से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वह है ज्यूरिक में। कहाँ है? ज्यूरिक में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। ये लीजिए, ज्यूरिक के, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में फीफा का हेडक्वार्टर स्थित है। फीफा से संबंधित कुछ और तथ्यों की अगर हम बात करें तो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था वर्ष 2022 में। यह आयोजन कहाँ किया गया था? दोहा, कतर में। ठीक है, यहाँ इसका आयोजन किया गया था। विजेता कौन सा देश बना था? आप सभी को याद होगा विजेता कौन बना था फीफा विश्व कप 2022 का? अर्जेंटीना। ठीक है, उप विजेता कौन बना था? अर्जेंटीना ने फाइनल में किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। ठीक है, और इस प्रकार अर्जेंटीना जो है क्या बना था? तीसरी बार विजेता बना था फीफा विश्व कप का। क्लियर है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमारी चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपनी तैयारी के दृष्टिकोण से यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। जल्द ही आप सभी के समक्ष में उपस्थित होऊंगा मार्च माह के चतुर्थ सप्ताह के करंट अफेयर की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।